हाइड्रोकार्बन्स की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, ये सारी बात हमने कल कर ली थी। ओके, हाँ राजू जी राम राम, गुड मॉर्निंग, सभी पढ़ के आए हो। चलो आज आप हेडिंग लिखेंगे आगे। आज की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आज आप हेडिंग लिख लेंगे जल प्रदूषण। हम वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे जल प्रदूषण को, वाटर पोल्यूशन। जल प्रदूषण किन किन कारणों से होता है, क्या क्या कारण इस जल प्रदूषण का हो सकती है। अमरनाथ जी बिल्कुल ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन की आज हम बात करेंगे। देखो जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन का मतलब क्या है कि यदि जल में कुछ ऐसे अवांछित पदार्थ या फिर इनको आप अपशिष्ट पदार्थ भी बोल सकते हैं, या फिर आप इनको अपशिष्ट पदार्थ भी बोल सकते हैं कि जल में जब कुछ अवांछित पदार्थ मिल जाते हैं तो ये जल पीने लायक नहीं होता, पीने योग्य नहीं होता। अगर आप इस वाटर को काम में लोगे तो हमारी बॉडी में बहुत से साइड इफेक्ट्स इसको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान से रखो। ये तो देखो नॉर्मल डेफिनेशन है, डेफिनेशन तो हमें पता ही है कि जल प्रदूषण क्या होता है कि जल के साथ पानी के साथ कुछ ऐसे अवांछित पदार्थ या फिर अपशिष्ट पदार्थ मिल जाने की वजह से जो वाटर है वो काम में नहीं आता। ठीक है, काम में आ रहा है पर पीने योग्य नहीं है। अगर आप उसको काम में भी ले रहे हो तो बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स इससे देखने को मिल सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, जल प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, अब देखो जल प्रदूषण की अगर अपन बात करें तो ताप संयंत्र का नाम आप सबने सुना है। जब से हमने इस चैप्टर को शुरू किया है तब से हम यही बात पढ़ते आ रहे हैं कि ताप संयंत्र प्लस इसके साथ में कुछ जो रेडियो सक्रिय पदार्थों का उत्सर्जन होता है, प्लस रेडियो सक्रिय प्रदूषण भी आप बोल सकते हैं, इसको रेडियो सक्रिय प्रदूषण भी बोल सकते हैं, प्लस कुछ जो फैक्ट्रीज होती है, प्लस में जो औद्योगिक क्षेत्र चल रहा है, जो फैक्ट्रीज चल रही है, इन फैक्ट्रीज से क्या होता है, जो कूड़ा कचरा निकलता है उसको कहाँ फेंक देते हैं, नदियों में, समुद्र में डाल देते हैं। या फिर आप सबने देखा होगा कि जब बॉम्ब वगैरह बनाए जाते, जैसे मान लो एटम बॉम्ब बनाया गया, कोई नया परमाणु बम बनाया गया, या फिर अदरवाइज कोई हाइड्रोजन बम बनाया गया, तो ये एटम बम वगैरह जो बनाए गए हैं इनका जो टेस्ट किया जाता है कि कितने एरिया को ये तहस नहस कर सकते हैं, इसके लिए भी सबसे पहले इनको कहां गिराया जाता है, या तो महासागरों में गिराया जाता है या फिर किस में गिराया जाता है, समुद्र में गिराया जाता है। ठीक है, तो उसको टेस्ट करने के लिए भी हम बम वगैरह किस में डालते हैं, पानी के स्रोत में डालते हैं। किस में डालते हैं, पानी के स्रोत में डालते हैं। तो इस वजह से भी जो रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे थोरियम हो गया, रेडियम हो गया, यूरेनियम हो गया, तो इन सब की वजह से भी बहुत ज्यादा मात्रा में क्या हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है। इसके साथ जो ताप संयंत्र है, जो अधिक टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं, इनसे निकलने वाला जो गर्म जल है, जो हॉट वाटर होता है, जो गर्म जल होता है, ताप संयंत्र जो अधिक टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं, इनसे क्या निकलता है, इनसे गर्म जल निकलता है। और इस गर्म जल को किसमें डाल दिया जाता है, जैसे समुद्रों के अंदर डाल दिया जाता है, नदियों में डाल दिया जाता है। तो समुद्र और नदियों का जो तापमान है, जो टेम्परेचर है, इनके पानी का जो तापमान है, जो टेम्परेचर है, वो लगभग 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। लगभग 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। किस वजह से, जो ताप संयंत्र है, इन ताप संयंत्रों से जो गर्म जल निकलता है, और ये गर्म जल क्या है, जब समुद्रों में डाल दिया जाता है, समुद्रों के पानी में डाल दिया जाता है, नदियों में डाल दिया जाता है, तो इस वजह से भाई पानी का जो टेम्परेचर था वो तो था, लेकिन इसके साथ में हुआ क्या कि इसका टेम्परेचर लगभग 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो गया है, बढ़ गया है। और टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या हुआ, कल मैंने बताया था कि टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या हो गया कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा तो पानी में ऑक्सीजन की क्या आ गई, कमी आ गई। ध्यान से सुनना, थ्योरेटिकल चैप्टर है, नोट्स आप खुद बनाएंगे, हैंड नोट्स आप खुद बनाएंगे। ठीक है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ पानी में किसकी कमी आ गई, O2 की कमी आ गई, ऑक्सीजन की क्या आने लगी, कमी आने लगी। और जब ऑक्सीजन की कमी आने लग गई तो हुआ क्या कि जितने भी जो जलीय जंतु हैं,
जितने भी जो जलीय जंतु है जो नदी समुद्रों में प्रेजेंट है, ये जलीय जंतु श्वसन के लिए ऑक्सीजन को क्या करेंगे, रिक्वायर्ड नहीं, मतलब जितनी रिक्वायर्ड है उतनी इनको मिलेगी नहीं। तो होगा क्या कि जैसे ही ऑक्सीजन की कमी होगी, ये जलीय जंतु क्या होना शुरू हो जाएंगे, नष्ट होना शुरू हो जाएंगे, और धीरे धीरे बायोडाइवर्सिटी में क्या आएगी, कमी आएगी। ध्यान से सुनो, वाटर पोल्यूशन क्या है, जल प्रदूषण क्या है, कि अगर जल के साथ कुछ ऐसे अवांछित पदार्थ मिल जाए जिससे जो जल है वो प्रदूषित हो जाए, पीने लायक नहीं रहे, उसे आप क्या कहेंगे, या फिर यूजफुल नहीं रहे, उसे आप क्या कहेंगे, जल प्रदूषण कहेंगे। अब जितने भी जल प्रदूषण की बात करें, सबसे ज्यादा जो जल प्रदूषण होता है वो ताप संयंत्रों की वजह से होता है, और रेडियो सक्रिय जो प्रदूषण है या फिर रेडियो सक्रिय पदार्थ जिसमें बॉम्ब वगैरह बना के इनको चेक किया जाता है कि कितने एरिया तक ये अपनी प्रभाव को दिखा सकते हैं। तो जब पानी में इनको डाला जाता है, जब समुद्र, नदी, महासागरों में डाला जाता है, तो वहां पे रेडियो सक्रिय प्रदूषण भी हो जाता है। प्लस ताप संयंत्रों से जो गर्म वाटर निकल रहा है, जो गर्म जल निकल रहा है, ये गर्म जल क्या करता है, समुद्र, नदियों के ताप को लगभग 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। और जब इतना टेम्परेचर बढ़ गया तो ऑक्सीजन की क्या आने लग जाएगी, कमी आने लग जाएगी। ऑक्सीजन की क्या आने लग जाएगी, कमी आने लग जाएगी। और जैसा ही ऑक्सीजन की, हाँ राहुल जी ठीक है, जैसे ही ऑक्सीजन की कमी आने लगी, उसके साथ में जो जलीय जंतु है वो भी धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी के कारण श्वसन क्रिया नहीं कर पाएंगे, और उनकी डेथ होना भी क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। ठीक है, और इस वजह से बहुत सारी हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, वो क्या होने लग जाएगी, नष्ट होने लग जाएगी। अब देखो, इस जल प्रदूषण से संबंधित कुछ छोटी छोटी टर्म्स होती है जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे डीओ होती है, बीओडी होती है, सीओडी होती है, एमपीएन होती है। ऐसी कुछ टर्म होती है, हो सकता है आपने नहीं पढ़ा, हो सकता है आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। देखो, सबसे पहले अगर आपने पढ़ा है तो आप मुझे बता सकते हो, और नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आप समझने की कोशिश करना। अगर आपने पढ़ा है तो आप मेरे को बता सकते हो, और नहीं पढ़ा तो आप समझने की कोशिश करना। जल प्रदूषण का कैसे पता लगाया जाता है, उसके लिए कुछ टर्म है। देखो, सबसे पहली जो टर्म आपसे पूछी जाती है वो पूछी जाती है डीओ। सबसे पहली टर्म जो आपसे पूछी जाती है वो क्या पूछी जाती है, वो आपसे डीओ पूछी जाती है। अब ये डीओ क्या होती है, देखो सबसे पहले आप डीओ की फुल फॉर्म लिखेंगे, डिसोल्व्ड ऑक्सीजन, डिसोल्व्ड ऑक्सीजन। सबसे पहले तो आप डीओ की फुल फॉर्म लिखेंगे, डिसोल्व्ड ऑक्सीजन। अब देखो, इस डीओ से भी अच्छे सवाल पूछे गए हैं। डीओ से सवाल क्या बना है, ध्यान से सुनो। डिसोल्व ऑक्सीजन क्या होती है, डीओ क्या होती है, आप क्या लिखेंगे कि जलीय जंतुओं को, आपको क्या लिखना है, जलीय जंतुओं को जितने भी एक्वेटिक जंतु हैं, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स है, या फिर आप क्या लिख सकते हो, जलीय जीव भी लिख सकते हो। आप इसको जलीय जीव लिखोगे तो ज्यादा सही होगा। आपको क्या लिखना है, जलीय जीवों को श्वसन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन क्या कहलाती है, डीओ कहलाती है, डिसोल्व ऑक्सीजन कहलाती है। जितनी ऑक्सीजन जलीय जीवों को श्वसन के लिए रिक्वायर्ड होती है, जरूरी होती है, उस ऑक्सीजन को क्या कहा जाता है, डिसोल्व ऑक्सीजन कहा जाता है, डीओ कहा जाता है। सबसे पहले तो आपसे टर्म ही पूछ ली जाती है कि डीओ क्या है, तो आपको बताना डीओ एक डिसोल्व ऑक्सीजन है, जो जलीय जीवों को जल के अंदर जो श्वसन के लिए जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है, उसे आप क्या कहते हैं, डीओ कहते हैं, डिसोल्व्ड ऑक्सीजन कहते हैं। अब देखो, इस डीओ की जो वैल्यू है, जो मात्रा है, वो कितनी होनी चाहिए, तो आपको याद रखना है 4 मिलीग्राम ऑक्सीजन O2 पर लीटर। ठीक है, यानी कि लगभग 1 लीटर पानी में 4 मिलीग्राम ऑक्सीजन क्या होनी चाहिए, प्रेजेंट होनी चाहिए। तब तो जितने भी जलीय जीव है वो आसानी से क्या कर सकते हैं, श्वसन कर सकते हैं, रेस्पिरेशन कर सकते हैं। तो ध्यान रखना कि लगभग 4 मिलीग्राम ऑक्सीजन पर लीटर वाटर के अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए, घुली हुई होनी चाहिए, ताकि जलीय जंतु आसानी से क्या कर सके, श्वसन कर सके। ठीक है,
तो आप क्या कहेंगे इसके बाद कि 4 मिलीग्राम ऑक्सीजन से अगर कम है, इससे कम है, तो उस जल को क्या माना जाएगा? प्रदूषित माना जाएगा। उस जल को क्या माना जाएगा? प्रदूषित माना जाएगा। क्योंकि सिंपल सी बात है कि जो जल प्रदूषित होगा उस जल में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी? कम होगी। जो जल प्रदूषित होगा उस जल में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी? कम होगी। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तो डीओ से रिलेटेड ये सवाल पूछे जाएंगे कि डीओ क्या है? डीओ क्या है? आपको क्या बोलना है? एक डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, एक डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है जो जलीय जंतुओं को श्वसन के लिए आवश्यक होती है। कि जितने भी जलीय जंतु जो समुद्र नदियों के अंदर रह रहे हैं, उन जलीय जंतुओं को रेस्पिरेशन के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए उसे आप डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कहते हैं। और इस ऑक्सीजन की वैल्यू होनी चाहिए 1 लीटर जल के अंदर लगभग 4 मिलीग्राम ऑक्सीजन तो होनी ही चाहिए, ताकि जलीय जंतु आसानी से क्या कर सके? रेस्पिरेशन कर सके, श्वसन कर सके। ठीक है। लेकिन अगर ऑक्सीजन की वैल्यू कम है, अगर 4 मिलीग्राम से ऑक्सीजन कम है, तो जलीय जंतु श्वसन आसानी से नहीं कर पाएंगे। और आपको पता है कि उस जल को क्या माना जाता है? प्रदूषित माना जाता है। सवाल आपसे यह पूछा जाएगा कि डीओ के आधार पर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होनी चाहिए या फिर कितने से कम होनी चाहिए कि उस जल को प्रदूषित माना जाए? तो आप क्या कहेंगे कि 4 मिलीग्राम पर लीटर से अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो उस जल को हम क्या कहेंगे? प्रदूषित जल कहेंगे। उस जल को आप क्या कहेंगे? प्रदूषित जल कहेंगे। ऐसा वाटर जो क्या हो चुका है? प्रदूषित हो चुका है। क्लियर है इतना? तो ये एक टर्म थी डीओ, जो किससे रिलेटेड है? जल प्रदूषण से रिलेटेड है। इसके बाद में देखो, इस टर्म को पढ़ने के बाद देखो कुछ टर्म, बहुत 3-4 टर्म आएंगी ये। अब डीओ तो क्या है? आपको सीधा याद रखना है कि जलीय जंतुओं को श्वसन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन को हम डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कहते हैं, डीओ कहते हैं। और इस ऑक्सीजन की मात्रा 4 मिलीग्राम प्रति 1 लीटर पानी के अंदर होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद दूसरी टर्म आपको लिखना है बीओडी, और बीओडी से तो बहुत अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है। ये टॉपिक आपके 12th की साइंस का और 12th एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और मैं आपको हर बार बोल रही हूं कि आपको केवल एनसीईआरटी फॉलो करनी है, ज्यादा से ज्यादा आपको ऑक्सीजन फॉलो करनी है। ठीक है। चलो बीओडी, बीओडी की फुल फॉर्म आप सबसे पहले आप लिखेंगे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। आपको क्या लिखना है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, इसे हम कह देंगे हिंदी में। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है? बीओडी होती है। अब सबसे पहले तो इसको समझो कि बीओडी नाम क्यों रखा गया इसका। तो बायोकेमिकल का मतलब क्या है? जैव रासायनिक। बायोकेमिकल का मतलब ही क्या होता है? जैव रासायनिक। ध्यान से सुनो कि पानी के अंदर ऐसे कार्बनिक और रासायनिक पदार्थ, ध्यान से सुन लेना, वाटर में उपस्थित जितने भी कार्बनिक कंपाउंड हैं और जितने भी रासायनिक कंपाउंड हैं, इन कंपाउंडों का क्या किया जाता है? अपघटन किया जाता है। अपघटन किया जाता है। इन पदार्थों का क्या किया जाता है? अपघटन किया जाता है। और अपघटन के लिए यहां पे किसको काम में लिया जाता है? सूक्ष्म जीवों को काम में लिया जाता है। और इन सूक्ष्म जीवों में मोस्ट इंपोर्टेंट क्या होते हैं? आपके बैक्टीरिया होते हैं, आपके जीवाणु होते हैं। जैसे आप सबने सुना होगा कि जब अभी गंगा नदी का शुद्धिकरण की प्रक्रिया चल रही थी तो उसके अंदर क्या डाला गया है? इकोलाई बैक्टीरिया को डाला गया है। किसको डाला गया है? इकोलाई बैक्टीरिया को डाला गया है। गंगा नदी के जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया चल रही है तो जैविक रूप से शुद्धिकरण के लिए उसमें क्या डाला गया है? इकोलाई बैक्टीरिया को डाला गया है। तो जल के शुद्धिकरण के लिए जल में जो कार्बनिक पदार्थ हैं, जो रासायनिक पदार्थ हैं, इन पदार्थों को कि जल का प्रदूषण कम से कम हो उसके लिए ये सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? इन कार्बनिक और रासायनिक पदार्थों का क्या करते हैं? अपघटन करते हैं। इनको क्या करते हैं? डीकंपोस्ट करते हैं। इनके अपघटन के लिए, ध्यान से सुनना, इनके अपघटन के लिए इन सूक्ष्म जीवों को जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जितनी ऑक्सीजन की डिमांड होती है, उसी ऑक्सीजन को आप क्या कहते हैं? बीओडी कहते हैं। उसी ऑक्सीजन को क्या कहा जाता है? बीओडी का कहा जाता है। ठीक है। ध्यान से सुनो बात क्या है।
बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग। यानी कि सूक्ष्म जीव जो रासायनिक और कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करके प्रदूषण को कम करते हैं, उस अपघटन के लिए इन सूक्ष्म जीवों को किसकी जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। और इस ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को ही आप क्या कहते हैं, बीओडी कहते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। अब देखो बीओडी के आधार पर सवाल क्या पूछे जाते हैं, दो सवाल बनेंगे कि अगर बीओडी का मान ज्यादा है, अगर किसी समुद्र के जल की बीओडी का मान ज्यादा है, बीओडी का मान ज्यादा है, तो वो जल प्रदूषित होगा या फिर कम प्रदूषित होगा। और अगर बीओडी का मान कम है तो इससे क्या आप समझ सकते हैं, क्या आपको समझ में आ रहा है, ध्यान से सुनो। अगर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा क्यों है भाई, किसी चीज की डिमांड ज्यादा क्यों होती है, वो हमारे पास कम है। सिंपल सी बात है भाई, मैंने आपसे डिमांड की किसी चीज की कि भाई जैसे मान लो किसी भी चीज की डिमांड की, जैसे आपने नोट्स की डिमांड की कि मैम हमें नोट्स चाहिए, तो वो आपने डिमांड क्यों की, क्योंकि वो चीज आपके पास नहीं है। डिमांड तो तभी की जाती है भाई, हम किसी भी चीज के बारे में डिमांड क्यों करते हैं, हम डिमांड क्यों रखते हैं, अगर हमारी रिक्वायरमेंट है, हमारी जरूरत है और वो हमारे पास नहीं है, तो हमें क्या करनी होती है, डिमांड करनी होती है। हमें डिमांड करना होता है। अब डिमांड देखो, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, किसकी डिमांड हो रही है, ऑक्सीजन की डिमांड हो रही है। ठीक है, ऑक्सीजन की डिमांड क्यों हो रही है, क्योंकि ध्यान से सुनो, पानी में किसकी कमी है, पानी में O2 की कमी है। जब पानी में ऑक्सीजन की कमी है तो ऑक्सीजन की क्या हो रही है, डिमांड हो रही है। पानी में ऑक्सीजन की कमी है तो ऑक्सीजन की क्या हो रही है, डिमांड हो रही है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की कमी कब होती है, मैंने लिखवाया होगा, ऑक्सीजन की कमी कब होती है, जब क्या होता है, प्रदूषण होता है। जब जल क्या होता है, प्रदूषित होता है, जब वाटर का पॉल्यूशन होता है, जल प्रदूषित होता है, उस टाइम पे ऑक्सीजन की डिमांड क्या होती है, ज्यादा से ज्यादा होती है। इतनी बात क्लियर है। तो बीओडी क्या है, आपसे सवाल पूछा जाए कि अगर कोई जल प्रदूषित है तो उसकी बीओडी का मान ज्यादा होगा या फिर कम होगा, तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। आप क्या कहेंगे कि अगर पानी में O2 की, आपसे क्या पूछा गया कि जल प्रदूषित है, जल प्रदूषित कब है, जब जल में किसकी कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो जल में जब ऑक्सीजन की कमी हो गई तो डिमांड किसकी होगी, ऑक्सीजन की होगी। तो यहां पे आप क्या कहेंगे कि उस टाइम पे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी बीओडी का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। अब आप क्या कहेंगे कि बीओडी का मान कम कब होगा, ध्यान से सुनो, हम क्या कहेंगे कि बीओडी का मान कम कब होगा। देखो, जैसे ही जल के अंदर O2 की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। पानी में O2 की मात्रा क्या है, ज्यादा है। O2 की मात्रा ज्यादा कब है, जब हमारा जो जल है वो कैसा है, बिल्कुल स्वच्छ है। हमारा जल कैसा है, स्वच्छ है, जल में क्या नहीं है, प्रदूषण नहीं है। और जब जल स्वच्छ है, जल का प्रदूषण ही नहीं है और ऑक्सीजन तो ऑलरेडी ज्यादा है, तो क्या ऑक्सीजन की डिमांड होगी, नहीं होगी। तो हम सिंपल सी कह सकते हैं कि यहाँ की बीओडी क्या होगी, कम होगी। तो अगर जल प्रदूषित है तो उसकी बीओडी का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर जल प्रदूषण नहीं है, जल स्वच्छ है, तो उसकी बीओडी का मान क्या होगा, कम होगा। ठीक है, एक बार दोबारा समझो, एक बार दोबारा समझो, आएगी बात समझ में। बात क्या है, हम पढ़ रहे हैं बीओडी को, ध्यान से सुनो। आप रेगुलर क्लास नहीं लेते तो आपको समझ में नहीं आता, रेगुलर क्लास में आया करो। बीओडी क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग। यानी कि रासायनिक, जो जैव रासायनिक पदार्थ हैं, जो केमिकल यौगिक है या फिर जो कार्बनिक कंपाउंड है, उन यौगिकों को डीकंपोस्ट करने के लिए क्या चाहिए, हमें सूक्ष्म जीव चाहिए। और ये सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इन पदार्थों का अपघटन कर सकते हैं ताकि जल का प्रदूषण कम से कम हो। अगर पानी में ऑक्सीजन की कमी है, पानी में ऑक्सीजन की कमी है, तो आप क्या कहेंगे कि वो जल कैसा है, प्रदूषित है। अगर पानी में ऑक्सीजन की कमी है तो आप क्या कहेंगे कि वो जल कैसा है,
प्रदूषित है। और जल प्रदूषित है इसका मतलब उसमें ऑक्सीजन की डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जिस पानी में ऑक्सीजन की कमी है उसके अंदर ऑक्सीजन की क्या होगी, डिमांड होगी। तो बीओडी का मान क्या हो गया, ज्यादा हो गया। जो जल प्रदूषित है उसकी बीओडी का मान क्या हो गया, ज्यादा हो गया। लेकिन जिस जल में पहले से ऑक्सीजन प्रेजेंट है, पहले से ऑक्सीजन ज्यादा है, तो क्या उसको बीओडी चाहिए, क्या उसको बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की जरूरत है, नहीं है। तो वहां की बीओडी क्या होगी, कम होगी। इतनी बात क्लियर है। तो ये होती है बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। आपसे सवाल यही पूछा जाएगा कि अगर जल प्रदूषित है तो बीओडी का मान कम होगा, ज्यादा होगा। जल प्रदूषित है, ऑक्सीजन की डिमांड होगी, बीओडी का मान ज्यादा होगा। जल प्रदूषित नहीं है, जल बिल्कुल स्वच्छ है, तो ऑक्सीजन पहले से प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन की डिमांड कम होगी, तो ऑलरेडी बीओडी का मान क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, बिल्कुल। बीओडी ज्यादा तो जल प्रदूषित, और अगर बीओडी कम तो जल स्वच्छ। बीओडी ज्यादा तो O2 की कमी, और बीओडी कम तो O2 ज्यादा। बिल्कुल योगेश जी, आपने सही लिखा है, बिल्कुल ठीक है। ये बात समझ में आ गई क्या? मैम कभी कभी कॉमेडी भी सुना दिया करो। 1 घंटे में क्या कॉमेडी सुनाऊं मैं, पढ़ाऊं या फिर कॉमेडी बताऊं? क्लास को शेयर करो सभी मिलके। क्लास को शेयर करेंगे। ओके चलो, ये क्या हो गया, बीओडी हो गया, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड हो गया। अब आप लिखेंगे सीओडी। सीओडी वो बातें बता रही हूं जो आपको कभी बताई नहीं जाती। वो चीजें बता रही हूं जो आपको बताई नहीं जाती। ठीक है, तो अब आप हेडिंग लिखेंगे सीओडी। सीओडी सबसे पहले देखो हमने क्या पढ़ा, हमने डीओ पढ़ा, हमने बीओडी पढ़ी, और बीओडी के बाद हम किसको पढ़ रहे हैं, सीओडी को पढ़ रहे हैं। ठीक है, सीओडी को आप क्या बोलेंगे, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सीओडी की फुल फॉर्म होगी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। रासायनिक ऑक्सीजन मांग। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड किसकी बात करेंगे हम, रासायनिक ऑक्सीजन मांग की बात करेंगे। देखो सबसे पहले तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि डिफरेंस क्या है बीओडी और सीओडी में। पहले इस बात को समझो, बीओडी और एक मैंने क्या लिखा, सीओडी। आप क्या कहेंगे कि फिर सीओडी बनाने की जरूरत कहां थी, बीओडी में पढ़ लेते। ठीक है, बीओडी में मैंने बी का मतलब क्या बताया था, बायोकेमिकल। ध्यान से सुनना, बायोकेमिकल। और सीओडी में मैं सी का मतलब क्या बता रही हूं, केमिकल। ऐसा डाउट क्लियर कर रही हूं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ऐसा डाउट क्लियर होगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा या फिर पढ़ा भी नहीं होगा। तुम ईमानदारी से बता देना मुझे कि मैम हमें ये बात पहले से पता थी या फिर हमने सुनी थी। साइंस के स्टूडेंट हो वो भी बता सकते हैं। मैंने बी का मतलब क्या लिखा, बायोकेमिकल, और सी का मतलब क्या लिखा, केमिकल। मुझे ये बताओ कि जब मैं ये बायोकेमिकल केमिकल लिख रही हूं तो दोनों में डिफरेंस क्या है। ये तो ऑक्सीजन डिमांड है और ये भी क्या है, ऑक्सीजन डिमांड है। लफड़ा तो कहां है, बायोकेमिकल में और केमिकल में। ठीक है, क्योंकि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है तो ऑक्सीजन डिमांड ही ना है, तो क्या ऑक्सीजन डिमांड, लेकिन कैसी है, बायोकेमिकल है। फिर मैंने यहां पे क्या लिख दिया, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो डिफरेंस क्या है, क्यों हमें बीओडी और सीओडी दो चीजें पढ़नी पड़ रही है। हम बीओडी भी पढ़ सकते थे या फिर हम सीओडी भी पढ़ सकते थे, ऐसा भी तो हो सकता था। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, ध्यान से सुनो। यहां पे बायो का मतलब होता है जैव, और जैव का मतलब होता है जीवित। बायो का मतलब क्या होता है, जैव, और जैव का मतलब क्या होता है, जीवित। या फिर आप क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल, जैव रसायन का मतलब जैसे समुद्र में कुछ जीवों की मृत्यु हो गई,
पादप है उनकी डेथ हो गई, कुछ जलीय जीवों की मृत्यु हो गई, तो उन जीवों के अपघटन के लिए, ध्यान से सुनो, यहां पे किन की बात की जा रही है? जो डिग्रेडेबल है, जो कैसे है? जैव निम्नीकृत है। मैं किसकी बात कर रही हूं? जैव निम्नीकृत की बात कर रही हूं। और जैव निम्नीकृत में आपके क्या आ सकते हैं? आपके जीवित जीव जिनकी मृत्यु हो गई है वो आ सकते हैं, फल आ सकते हैं, सब्जियां आ सकती है। ये सारे क्या होते हैं? जिनको आसानी से अपघटित किया जा सकता है। भाई एक तो आपके पास में सब्जियों की टोकरी है और एक में आपने पॉलीथीन रख रखी है, बताओ कौन सी सबसे पहले अपघटित हो जाएगी? आप क्या कहेंगे? जो सब्जियों वाली टोकरी, उसमें सब्जियां धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी? अपघटित होने लग जाएगी। लेकिन पॉलीथीन को आप 10 साल बाद में भी देखोगे तो वो वैसे की वैसे मिलेगी। तो बायोकेमिकल का मतलब क्या कहा गया है? कि यहां पे केवल जो जैव रासायनिक पदार्थ है, जैसे कोई प्लांट है, वो प्लांट की डेथ हो गई, या फिर जैसे कोई जीव है उनकी मृत्यु हो गई, तो उन जीवों को भी क्या करना पड़ेगा? अपघटित करना पड़ेगा। तो उनके अपघटन के लिए जो ऑक्सीजन की डिमांड होती है उसे आप बीओडी कहते हैं। लेकिन सीओडी में मैंने नाम क्या लिखा है? केमिकल। मैंने केमिकल के साथ ना तो बायो जोड़ा है, ना ही मैंने कोई और वर्ड जोड़ा है। मतलब क्या है? केमिकल का मतलब क्या है? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब क्या है? कि यहां पे जैव निम्नीकृत स्रोत भी होंगे, जैव निम्नीकृत, और जैव निम्नीकृत को आप क्या बोलते हैं? बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फल हो गई, लिखवाया था मैंने आपको, सब्जियां हो गई, कागज हो गया, या फिर किसी जीव की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो डेड बॉडी है वो भी हो सकता है। इसके साथ में केमिकल का मतलब सभी रसायन, केमिकल का मतलब केवल इतना सा समझो, सभी रसायन, यानी कि पानी के अंदर, चाहे वो समुद्र का हो, चाहे नदियों का हो, उस पानी में जितने भी केमिकल्स प्रेजेंट है, चाहे वो प्लास्टिक ही क्यों ना हो, चाहे कागज ही क्यों ना हो, चाहे किसी जीव की मृत्यु ही क्यों ना हो गई हो, जितने भी रासायनिक पदार्थ है उन सबके अपघटन के लिए टोटल जितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है, टोटल जितनी O2 की जरूरत होती है, उसे आप क्या कह देते हैं? CO2 कहते हैं, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कह देते हैं। केमिकल का मतलब केवल इतना ही अगले ने बताया हमें, रासायनिक, और रासायनिक के अंदर तो सभी रासायनिक पदार्थ आएंगे, चाहे वो कैसे हो, नॉन लिविंग हो, चाहे वो किससे बने हो, लिविंग से बने हो, है तो रासायनिक पदार्थ है ना। तो रासायनिक पदार्थों के अपघटन के लिए इन रासायनिक पदार्थों का क्या करवाना है? अपघटन करवाना है। और अपघटन के लिए क्या चाहिए? सूक्ष्म जीव चाहिए। किसकी जरूरत पड़ती है? सूक्ष्म जीवों की पड़ती है। तो सभी रासायनिक पदार्थों को टोटल केमिकल कंपाउंड को डीकंपोस्ट करने के लिए, अपघटित करने के लिए जितनी भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है उसे आप कहते हैं COD, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। आप क्या कहेंगे? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहेंगे। ये बात आप लोगों को समझ में आई? देखो आज तक आप खुद बता सकते हैं कि कभी आपने ये दिमाग लगाया कि BOD और COD में क्या अंतर है? बताओ जल्दी से। ये बात आपको सबको समझ में आई? चलो आज के बाद कभी कंफ्यूज मत होना कि BOD क्या है और COD क्या है। दोनों है तो ऑक्सीजन डिमांड ही, लेकिन ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, ठीक है, और ये क्या है? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। केमिकल का मतलब सभी रासायनिक पदार्थ, जितने भी रासायनिक पदार्थ पानी में प्रेजेंट है जिनकी वजह से जल का प्रदूषण हो रहा है, उस रासायनिक पदार्थों को बायोडिग्रेडेबल हो चाहे डिग्रेडेबल हो, उनको अपघटित करने के लिए सूक्ष्म जीवों को जितनी ऑक्सीजन की डिमांड होती है उसे आप COD कहते हैं। यानी COD बड़ी होती है किससे? BOD से। पहले हम COD निकालेंगे और COD का एक भाग क्या कहलाता है? BOD कहलाता है। क्लियर है इतना?
निम्नीकृत और अनिम्नीकृत इसी में आएगा, सीओडी में। रासायनिक में दोनों आएंगे, डिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल। भोले का भगत नारायण, जितनी है सब जल रही है, जितनी है सारी जल रही है। ओके, बीओडी केवल जैव रासायनिकों के लिए निकाली जाती है, केवल जैव रासायनिक पदार्थों के लिए, ठीक है। तो आपने डीओ पढ़ ली है, आपने बीओडी पढ़ ली और आपने सीओडी पढ़ ली। अब आप एडिंग लिखेंगे एमपीएन। एमपीएन, चलो सबसे पहले मैं एक टेस्ट ले लेती हूं आपका। एमपीएन क्या होता है? एक भी स्टूडेंट है, आज देखो मेरी स्टूडेंट में 160 के लगभग स्टूडेंट है, एक भी स्टूडेंट ने अगर ये बता दिया मुझे कि एमपीएन क्या होता है, वो आज की क्लास का विनर होगा। बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से, मम्मी के लाडले आंसर दे। कोई एक भी स्टूडेंट मैं चेक कर रही हूं, 160 में से जितने भी आप बच्चे जुड़े हुए हैं उनमें से केवल एक स्टूडेंट ऐसा निकले जो मुझे एमपीएन का मतलब बताए। मैं मान जाऊंगी तुमने साइंस को डीपली पढ़ा या फिर एनसीईआरटी पढ़ी है। अच्छा, रोशन जी बता रहे हैं, ये बताना है कि एमपीएन होता क्या है। केशव बदेला धौलपुर, थैंक यू वेरी मच। नो 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 मनीष जी, नहीं, गलत है। हाँ संजय सेन, बताओ बताओ। बीके मित्रा जी, अगर आप बता रहे हो बिना सर्च किए हुए ईमानदारी से, तो आप क्लास के विनर होंगे, और तो क्या है। बताओ, मैं चेक कर रही हूं। बिल्कुल कविता जी, इतना तो ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल नंबर। अच्छा सुक्षा बिश्नोई, तेरा तो सबसे अलग आंसर है। मैं का मतलब मैम, पी का मतलब पढ़ाऊंगी, ने का मतलब नहीं। मैम पढ़ाऊंगी नहीं है। अंशु मौर्य जी, क्या हुआ? चलो ठीक है। एमपीएन का मतलब देखो, रोशन जी ने, कविता जी ने नाम तो सही बताया, फुल फॉर्म तो सही बताई, कृतिका ने भी सही बताई है। मोस्ट प्रोबेबल नंबर बोलते हैं इसको, मोस्ट प्रोबेबल नंबर। प्रोबेबल नंबर, मोस्ट प्रोबेबल नंबर होता है एमपीएन, मोस्ट प्रोबेबल नंबर। आपको पता है कि जो हमारी स्विज लाइनें होती है, स्विज लाइनें होती है, जो मलमूत्र यहां से जा रहा होता है अपशिष्ट पदार्थों के रूप में, ये जो मलमूत्र जो पानी में छोड़ा जा रहा है, ठीक है, तो इनको अपघटित करने के लिए, इन मलमूत्र से पानी का प्रदूषण कम से कम हो, इनको अपघटित करने के लिए हम क्या डाल देते हैं? इकोलाई बैक्टीरिया डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं इसमें? इकोलाई बैक्टीरिया डाल देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी पढ़ाया ना कि, जैसे मैंने आपको पढ़ाया ना कि जैसे नदियां वगैरह है, जैसे गंगा नदी के पानी को शुद्ध करने के लिए, यानी मलमूत्र को अपघटित करने के लिए उसमें इकोलाई बैक्टीरिया को डाला गया है, तो सेम ऐसी सिचुएशन है। एमपीएन क्या होता है? मोस्ट प्रोबेबल नंबर होता है। और ये मोस्ट प्रोबेबल नंबर किसके लिए काम में लिया जाता है?
इकोलाई के लिए काम में लिया जाता है। किसके लिए काम में लेंगे? इकोलाई के लिए। इस इकोलाई का नंबर और साथ में देखो इकोलाई की जो पहचान है, जो आइडेंटिफिकेशन है, वो किससे की जाती है? एमपीएन से की जाती है। ध्यान रखना इस चीज का। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि एमपीएन किससे संबंधित है, तो इकोलाई बैक्टीरिया के नंबर और इसकी पहचान से संबंधित है। जो इकोलाई बैक्टीरिया करता क्या है, आप ये लिख सकते हैं, ये अपघटन का काम करता है, डिकम्पोजर है एक। किसका काम करता है? अपघटन। मल मूत्र का जो अपघटन है वो किसके द्वारा किया जाता है? इकोलाई के द्वारा किया जाता है। तो इकोलाई की नंबर और पहचान के लिए हम किसको काम में लेते हैं? एमपीएन को काम में लेते हैं, मोस्ट प्रोबेबल नंबर को काम में लेते हैं। ठीक है। चलो अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखनी है। ये हो गया आपका जल प्रदूषण से रिलेटेड सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। चलो अब आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखने हैं साथ साथ में, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। देखो आपने डीओ पढ़ लिया है, बीओडी पढ़ ली, सीओडी पढ़ ली, एमपीएन पढ़ ली, ये कंप्लीट चीजें आपने पढ़ ली है। अब आपको हेडिंग लिखने हैं सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लिखेंगे, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सम इंपोर्टेंट फैक्ट्स। जो बच्चे बोल रहे हैं ना मैम हमारे से बात ही नहीं कर रही, मैम जी आज तो हंसी आ रही है, आपको बता दो क्या मिल गया? क्या मिल गया? भोले के भगत नारायण, आप ही बताओ। चलो सबसे पहले कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स हमें लिखने हैं और इन मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स में सबसे पहले लिखेंगे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था, कब बनाया गया था। सबसे पहला पॉइंट वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण से संबंधित ही लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? पहला सवाल आपसे यह पूछा जाता है, जल्दी बताओ किसी को पता है तो। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 1972 में। आपको क्या लिखना है? 1972 में, 1972 में क्या लागू किया गया था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया था। दूसरा लिखेंगे जल प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम। दूसरा पॉइंट जल प्रदूषण रोकथाम व नियंत्रण अधिनियम। जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। जल प्रदूषण रोकथाम व नियंत्रण अधिनियम कब लागू किया गया? जल्दी बताएंगे कोई भी स्टूडेंट बताओ, जल्दी बताओ। जल प्रदूषण रोकथाम व नियंत्रण अधिनियम कब लागू किया गया? उन्नीस 1992। चेक कर लेना एक बार। एक स्टूडेंट ने सही बताया है 1974, 1947। 1974 में जल प्रदूषण रोकथाम व नियंत्रण अधिनियम को क्या किया गया है? लागू किया गया है। नहीं गोपी, गलत है। जल प्रदूषण रोकथाम व नियंत्रण अधिनियम कब बनाया गया था? 1974 के अंदर। अगला लिखेंगे आप। नेक्स्ट, क्लियर है इतना? आपको याद रखना है 1974, 1974। अब आगे लिखेंगे आप वन संरक्षण अधिनियम। थर्ड पॉइंट, वन संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? वन संरक्षण अधिनियम, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है एनवायरमेंट वाले चैप्टर से, जिससे अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। वन संरक्षण अधिनियम, जल्दी बताओ। वन संरक्षण अधिनियम 1976, कोई 1973 बता रहा है, कोई 1887 बता रहा है, कोई 1967 बता रहा है। ऐसे तुक्के में ही चल रहे हो क्या? वन संरक्षण अधिनियम 1986, 1967, 1981, 1976, कुछ भी। बताओ बताओ, मैं पानी पी लेती हूं एक बार।
गोपी कुमारी 1980। चलो आप आंसर लिखेंगे। वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 1980 में। 1980 में वन संरक्षण अधिनियम कब बना था? 1980 में। नेक्स्ट 4th नंबर पे, वायु प्रदूषण रोकथाम व नियंत्रण अधिनियम जल्दी बताओ। वायु प्रदूषण रोकथाम व नियंत्रण अधिनियम। यूडी गुजर जी बता रहे 1982, नीरज जी बता रहे 1981। सोच लो। बिल्कुल योगेश जी सही है। वायु प्रदूषण रोकथाम अधिनियम कब लागू किया गया था? 1981, 1981, 1981 में। 1981 की बात है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में और वायु प्रदूषण रोकथाम व नियंत्रण अधिनियम 1981 में। अगला आप लिखेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। यह तो सबको पता ही होगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। हम पर्यावरण पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में कंप्लीट चीजें पता लगाएंगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जल्दी बताओ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, कविता जी ने बताया 1986, सानवी जी बता रहे 1981, गोपी 1980। बताओ जल्दी। कृतिका जी 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण दिवस नहीं बताना है आपको, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बताना है। बिल्कुल सही है आपका 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? 1986 में। चलो नेक्स्ट आपको बताना है राष्ट्रीय वन नीति। राष्ट्रीय वन नीति, राष्ट्रीय वन नीति। नेक्स्ट आपको बताना है राष्ट्रीय वन नीति। बताओ बताओ जल्दी। राष्ट्रीय वन नीति 1988। राष्ट्रीय वन नीति 1988 या 1986, 2000? कोई 1894 में भी चल रहा है, 1987। राष्ट्रीय वन नीति 1988। राष्ट्रीय वन नीति 1988। नेक्स्ट दिख जाएगा आपको 7वें नंबर का, लिखेंगे ध्वनि प्रदूषण। नेक्स्ट ध्वनि प्रदूषण रोकथाम व ध्वनि प्रदूषण रोकथाम व नियंत्रण अधिनियम। ध्वनि प्रदूषण रोकथाम व नियंत्रण अधिनियम, बताओ जल्दी। 2002, 1989, 1999? सही आंसर। अच्छा योगेश जी 2000 ना, गलत है। 23 मार्च 1974 नहीं हो गया, नहीं होगा।
2000 ध्वनि प्रदूषण रोकथाम व नियंत्रण अधिनियम 2000 में, बिल्कुल सही है, भोले के भगत 2000, रमेश जी सही है 2000। तुक्के नहीं मारना, तुम लोग तुक्के मार रहे हो। चलो एक बार रिवाइज करो साथ साथ। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1972 में। जल प्रदूषण रोकथाम व नियंत्रण अधिनियम 1974 में। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। वायु प्रदूषण रोकथाम व नियंत्रण अधिनियम 1981 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में। और ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण अधिनियम 2000 में। चलो एक और बता दो, एनजीटी को कब लागू किया गया था? राष्ट्रीय हरित अधिकरण लागू किया गया था ना, एनजीटी। नेक्स्ट एक और बता दो, एनजीटी को कब लागू किया गया? ये सवाल भी पूछा जाता है। देखो एनजीटी को लागू क्यों किया गया था? सबसे पहले तो एनजीटी आपको पढ़ना है। एनजीटी, एनजीटी का मतलब क्या हो गया आपका? राष्ट्रीय हरित अधिकरण। राष्ट्रीय हरित अधिकरण, ये एनजीटी को कब लागू किया गया था? कोई भी बता सकता है? एनजीटी, एनजीटी को कब लागू किया गया था? देखो एनजीटी को लागू किया गया था पर्यावरण के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए और पर्यावरण से संबंधित जितने भी कानून बने हैं उनको प्रभावी रूप से लागू करने के लिए। पर्यावरण की सुरक्षा संबंधित जितने भी नियम बने हैं उनको प्रभावी रूप से कानूनों को लागू करने के लिए एनजीटी को लागू किया गया था। बिल्कुल 2010, अक्टूबर 2010 में। एनजीटी को कब लागू किया गया था? अक्टूबर 2010 में। अक्टूबर 2010 में एनजीटी को लागू किया गया, जिसके अकॉर्डिंग जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण है इसके अकॉर्डिंग पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित जितने भी कानून हैं उन कानूनों को प्रभावी रूप से क्या किया जाएगा? लागू किया जाएगा। चलो आज के लिए इतना काफी है। जल प्रदूषण कंप्लीट कर लिया है और इसके साथ में कुछ बेसिक पॉइंट्स भी हमने पढ़ लिए हैं। क्या हो गया राजू जी आपको? व्हाट हैपन? मोटिवेट कर रहे हो क्या बच्चों को? चलो बताओ, समझ में आया? नीरज वर्मा जी बोलो, सुन रही हूं मैं। आदर्श कुमार गोयल, पर्यावरण सम्मेलन भी कराओ, करा देंगे, कल की क्लास में करा देंगे। ओके, थैंक यू सभी को। मैम टाइम पहले वाला ही ठीक था। नहीं ठीक है, सुबह सुबह जल्दी हो जाता है, पूरा दिन खराब नहीं होता। मतलब आपको तो पढ़ना है, किसी भी टाइम आओ। रेखा जी ओके बाय, कैलाश जी राम राम, योगी जी बाय बाय बाय। अच्छा गोपी की सगाई हुई है, बधाई नहीं दोगे क्या? मुझे बताया ही नहीं। ऐसे सुक्षा बिस्लोई तुम बोल रहे हो, तुम तो ऐसे ही बोल रहे होगे विदाउट प्रूफ। सुखराम सैनी जी थैंक यू। अशोक जी, राजू जी बाय, भोले नारायण जी बाय, यूडी गुजर राम राम। स्टार बॉय बाय। कुलदीप राजेश जी का टेस्ट लेना, पढ़ के आना फिर देखो।
क्लास 11 से 12 लगती है डेली, 11 से 12। क्लास का टाइम चेंज हो गया है, 11 से 12। हाँ, श्रीराम सीकर वाला है, श्रीराम कोचिंग सीकर। रोजाना क्लास चलेगी 11 से 12, डेली चलती है, आपको 11 से 12 आना है क्लास में। ओके, चलो बाय सभी को। थैंक यू वेरी मच मेरे साथ जुड़ने के लिए, और क्लास को शेयर करना ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, चले। क्या हुआ सुक्षा बिश्नोई, क्या बोल रहे हो तुम? रागिनी जी बता देंगे, बता देंगे। अंशु जी बोलो, क्या बात है? अच्छा, ऐप कोर्स। थैंक यू कुलदीप जी, आप इतना ध्यान रखते हो, मेरे से ज्यादा आपको याद रहता है। मैथ्स की भी लगाएंगे, लगाएंगे, लगेगी मैथ्स की भी, कोई दिक्कत नहीं। देखो, जिन बच्चों को कोर्स लेना है, ऐप कोर्स लेना है, वो ऐप कोर्स भी खरीद सकते हैं। जिन बच्चों को ऐप कोर्स लेना है वो कोर्स भी खरीद सकते हैं, ठीक है। और कोर्स खरीदने के लिए आपको श्रीराम EDU ऐप, श्रीराम EDU ऐप आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है, प्ले स्टोर से, ठीक है। और यहां पे आपको 499 रुपए में साइंस का कोर्स मिलेगा, और कंप्लीट साइंस मिलेगी, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों कंप्लीट करवाई जाएगी आपको 499 रुपए में। तो जिस भी बच्चे को कोर्स खरीदना है वो श्रीराम EDU ऐप से खरीद सकता है। कोई दिक्कत आए तो आप कॉल कर लेना 9414015200 पे, इस नंबर पे कॉल करना अगर आपको कोर्स परचेज करने में कोई दिक्कत आई। नीरज जी बोलो। सभी के लिए, राजस्थान पुलिस हो, पटवार हो, दिल्ली पुलिस हो, रीट हो, सभी के लिए आपको कोर्स मिलेगा 499 रुपए में। और 499 रुपए में आपको कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सभी चीजें पढ़ाई जाएगी। ओके रागिनी जी, थैंक यू। चलते हैं अब। क्या हुआ संगीता जी? थैंक यू। फ्री में पढ़ने वाले हैं, कोई बात नहीं, पढ़ो, हम पढ़ा रहे हैं। ओके, बाय सभी को। देखो, बहुत कम चार्ज है ऐप कोर्स का, 499 रुपए में। आपको पता है आजकल आता ही क्या है, 499 तो हम 2 मिनट नहीं लगती, 2 मिनट में उड़ा देते हैं। ये 499 रुपए का कोर्स आपकी लाइफ में, आपकी जो तैयारी कर रहे हो उसके लिए बहुत यूजफुल होगा, ठीक है। चलो बाय सभी को, टेक केयर, मिलते हैं फिर से कल। लिंक, आप ऐप को डाउनलोड करो, आपको सब कुछ वहां, जैसे ही श्रीराम EDU ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे, लाइब्रेरी में जाओगे, आपको ऐप कोर्स मिलेंगे, जहां पे मेरा कोर्स मिलेगा 499 का कंप्लीट कोर्स मिलेगा। ठीक है, चलो बाय सभी को, टेक केयर। अच्छा, अगली क्लास यहाँ पर चल रही है।